नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। पीसीएस एडुकेयर के इंडियन पॉलिटी सेक्शन में मैं चंद्रवर्धन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं विधानमंडल के बारे में। विधानमंडल के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आज हम लोग देखने वाले हैं। आज हम देखेंगे क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर मेंबरशिप, मतलब विधानमंडल की सदस्यता के लिए जो अर्हताएं और निरर्हताएं होती हैं उनके बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि दल बदल के आधार पर जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है वो कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। और यह जो है बराबर करंट अफेयर्स के माध्यम से न्यूज में रहता है, क्योंकि हर बार जो है कहीं पर भी गवर्नमेंट बनती है तो वहां पर दल बदल की समस्या आती रहती है। अनुसूची 10 में आपका जो दल बदल दिया हुआ है उसके बारे में बराबर न्यूज में रहता है, कुछ न कुछ न्यूज में जरूर रहता है, तो इसके बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग आज क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन देखेंगे और उसके बाद जो है हम लोग दल बदल के आधार पर अयोग्यता देखेंगे। फिर हम लोग देखने वाले हैं विधानमंडल के सदस्यों का शपथ एवं प्रतिज्ञान, सदस्यों के वेतन तथा भत्ते, विभिन्न जो अधिवेशन होते हैं आपके विधानमंडल के उनके बारे में देखेंगे। सदस्यों के स्थानों का रिक्त होना, वैकेशन ऑफ सीट्स के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। इसके अलावा प्रिविलेजेस जो मिलते हैं विधानमंडल के सदस्यों को वो भी हम लोग देखेंगे और विधानमंडल में भाषा के बारे में भी देखेंगे, लैंग्वेज इन स्टेट असेंबली। इसके अलावा मंत्रियों एवं महाधिवक्ता के जो अधिकार होते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। विधानमंडल की शक्तियां एवं कार्य तो हम लोग देखेंगे ही। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, मैं पहले ही बता दूं, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट जो आपके एस्पेक्ट्स हैं विधानमंडल से जुड़े हुए वो इसमें आ जाएंगे। तो जरूर से जरूर पूरा का पूरा वीडियो देखिए और यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और यदि चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो जरूर लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और सभी लोग लाभान्वित हो सके। हमें भी मोटिवेशन मिलता है जब आप लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो टाइम गवाए बिना। सबसे पहला पॉइंट है हमारा क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर मेंबरशिप, यानी कि विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हताएं एवं निरर्हताएं। यदि हम लोग सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करें तो राज्य विधानमंडल की सदस्यता हेतु अर्हताएं एवं निरर्हताएं जो है वो संविधान के तहत तो है ही, इसके अलावा दल विरोधी कानून के तहत है एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम इत्यादि में निहित है। मतलब 3 प्रकार के जो है ये अर्हताएं हैं, क्वालिफिकेशन है, ठीक है, या फिर डिस्क्वालिफिकेशन है। तो संविधान में कौन कौन सी से क्वालिफिकेशंस हैं उनके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि उसे चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है जिसमें वह संकल्प करता है कि वह भारतीय संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखेगा, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा। तीसरा है कि विधानसभा सदस्य हेतु न्यूनतम जो है 25 वर्ष तथा विधान परिषद की सदस्यता हेतु न्यूनतम 30 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। मतलब 25 वर्ष और 30 वर्ष की आयु जो है आपकी पूर्ण हो जानी चाहिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर याद रखिएगा कि विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। ऐसा ही आपका वहां पर भी हम लोगों ने देखा था केंद्र में, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, ठीक है। और इसके अलावा जो है संसद द्वारा निर्धारित अन्य जो क्वालिफिकेशंस होंगे वो भी होना चाहिए। अब देख लेते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत जो है कौन कौन से क्वालिफिकेशंस है। तो विधान परिषद में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति विधानसभा का निर्वाचक होने की अर्हता रखता हो और उसमें राज्यपाल द्वारा नामित होने के लिए संबंधित राज्य का निवासी होना चाहिए। कहने का मतलब है कि विधान परिषद के सदस्यों का जो चुनाव होता है उसमें 1/3 सदस्य का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के सदस्य होते हैं। तो विधानसभा का निर्वाचक होने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। इसके अलावा विधानसभा का सदस्य बनने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता भी होना चाहिए, यह भी इंपॉर्टेंट है। और यदि वह अनुसूचित जाति या जनजाति यानी कि SC/ST की सीट के लिए चुनाव लड़ रहा है तो उसे SC/ST कम्युनिटी से होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह भी नियम है कि यदि SC/ST व्यक्ति चाहे तो वह अनारक्षित सीट के लिए भी चुनाव लड़ सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि SC/ST है तो वह SC/ST के लिए जो आरक्षित सीट है उसी पर चुनाव लड़ेगा, वो कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति जो है, कोई दूसरे कम्युनिटी का व्यक्ति SC/ST के लिए आरक्षित सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह जरूर रखिएगा।
आगे देख लेते हैं निरर्हताएं, डिस्क्वालिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग। अनुच्छेद 191 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए निर्धारित या अयोग्य होगा, मतलब डिस्क्वालिफाइड होगा यदि वह किसी लाभ के पद पर आसीन हो। ठीक है, मंत्री या राज्य विधानमंडल से छूट प्राप्त कोई अन्य कार्यालय जो है, मतलब कि कुछ जो कार्यालय होते हैं, कुछ जो ऑफिसेज होते हैं, उनको छूट प्राप्त होता है लाभ के पद से, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं राष्ट्रपति वाले चैप्टर में और संसद वाले चैप्टर में। तो उसके अलावा जो किसी अन्य कार्यालय में वह लाभ के पद पर यदि आसीन है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित विकृति चित्र हो, ठीक है, मतलब कि पागल इंसान हो या फिर मानसिक रूप से दिव्यांग हो, ऐसा कह सकते हैं, यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया हो, मतलब कि बैंकरप्ट हो, ठीक है, किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर ले या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा स्वीकार कर ले तो भी वह डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। यदि संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा उसके अधीन डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाता है तो भी उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। इसके अलावा देखते हैं तो अनुच्छेद 191(2) के अनुसार कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होने के लिए डिस्क्वालिफाइड होगा यदि वह 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के अधीन को डिस्क्वालिफाइड हो जाता है। 10वीं अनुसूची यानी कि दल बदल, ठीक है। इससे संबंधित मामलों पर अंतिम निर्णय विधान परिषद में सभापति तथा विधानसभा में अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। लेकिन 1992 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि अध्यक्ष या सभापति का जो निर्णय होगा वह न्यायिक समीक्षा के परिधि में आता है। मतलब यदि सभापति ने विधान परिषद के लिए या फिर अध्यक्ष ने दल बदल के मामले में आपका विधानसभा के लिए निर्णय लिया है तो उसको जो है अदालत में चुनौती दी जा सकती है, इसका यही मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या है। तो चुनाव के दौरान यदि कोई व्यक्ति भ्रष्ट आचरण या फिर चुनाव अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसे डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। उसे किसी अपराध में दोषी सिद्ध होने के आधार पर यदि 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिली हो, इसमें निवारक निरोध के आधार पर किया गया बंदीकरण शामिल नहीं। निवारक निरोध क्या होता है, जैसे आप देखते हैं कि हर बार चुनाव से पहले या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन के से पहले ऐसा लगता है कि मतलब कि दंगा हो सकता है या फिर कुछ हिंसा हो सकती है, तो उस समय क्या किया जाता है, कुछ लोगों को जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन पर रख लिया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं 370 जब जम्मू कश्मीर में रिवोक किया गया तो उससे पहले महबूबा मुफ्ती है, तो आपके फिर जो वो है क्या बोलते हैं फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला, उनको क्या किया गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला गया था, तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। ये 2 वर्ष जो है उसमें वो प्रिवेंटिव डिटेंशन शामिल नहीं है। बाकी जो है आपका 2 वर्ष या अधिक की सजा होती है, जैसे लालू प्रसाद यादव जी को मिली हुई है, तो वो जो है फिर डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है। निर्धारित समय के भीतर या 6 वर्ष के लिए होता है कि चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। निर्धारित समय के भीतर यदि वह चुनावी खर्चों का विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहा है तब भी डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। और किसी ऐसे निगम में कार्यरत हो या निदेशक हो जिसमें सरकार की कम से कम 25% हिस्सेदारी हो तब भी वह डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। तो यह सब जो है डिस्क्वालिफिकेशन के प्रावधान है, याद जरूर रखिएगा। अब नेक्स्ट है दल बदल के आधार पर अयोग्यता या निरर्हता। अनुसूची 10 में ये दिया हुआ है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल के आधार पर संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए अयोग्यता यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन संबंधी प्रावधान किया गया है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इस प्रावधान की कुछ कमियों को दूर भी किया गया था। तो यह जो है इसमें दल बदल वाले में संशोधन कब हुआ, तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से, वह याद रखिएगा। अनुच्छेद 191(2) के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य होने के लिए अयोग्य हो जाता है यदि वह अनुसूची 10 के तहत उल्लिखित अयोग्यता या निरर्हता के अधीन आता है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। और ये डिस्क्वालिफिकेशन हैं क्या, तो यदि उस सदस्य ने ऐसे राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है, मतलब किसी दल में था और अपने स्वेच्छा से जो है वो उसने सदस्यता छोड़ दी है, ठीक है। ऐसे राजनीतिक दल द्वारा दिए गए किसी निर्देश के विरुद्ध किसी पूर्व अनुज्ञा के बिना सदन में मतदान करता है या मतदान करने से विरत रहने को राजनीतिक दल ने 15 दिनों के अंदर माफ नहीं किया है। मतलब कि यदि किसी राजनीतिक दल में है और तो राजनीतिक दल किसी मुद्दे पर
एक ही प्रकार का मत देंगे ना, मान लिया कि कांग्रेस है, यदि वो कृषि कानून के खिलाफ मत देता है तो सारे जो कांग्रेस के नेता होंगे, सारे जो कांग्रेस के विधायक होंगे, उनको उसके विरोध में ही मत देना होता है, ठीक है, क्योंकि आप अपने पार्टी से विमुख नहीं जा सकते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसा नहीं करता है, अपने पार्टी के मत के खिलाफ वोट दे देता है, ठीक है, और या फिर मतदान करता ही नहीं है, मान लिया कि आपका सदन में उपस्थित होना जरूरी है और आपका 15 दिनों के मतलब कि उसने क्या किया है कि मतदान किया ही नहीं है। अब मतदान करेगा नहीं तो सामने वाले को तो फायदा हो जाएगा, वो आपका पास हो जाएगा बिल जो है। तो उस समय क्या होता है कि 15 दिनों के अंदर यदि उसे माफ कर देती है, यदि वह अपने राजनीतिक दल के विरुद्ध भी जाता है या फिर मतदान नहीं भी करता है और 15 दिन के अंदर यदि उसे माफ कर देती है दल, तब तो वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा। लेकिन यदि माफ नहीं किया जाता है तब वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। निर्दलीय रूप में निर्वाचित कोई सदस्य जो निर्वाचन के पश्चात किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य हो जाता है, मतलब कि कोई भी निर्दलीय चुना गया है और चुने जाने के पश्चात किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य यदि हो जाता है तब भी वह डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सदन का कोई मनोनीत सदस्य शपथ ग्रहण करने के पश्चात 6 मास की समाप्ति पर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। सदन का कोई मनोनीत सदस्य है जिसको राज्यपाल ने मनोनयन किया है, ठीक है, नामित किया है, वह भी यदि शपथ ग्रहण करने के पश्चात 6 मास की समाप्ति पर, मास मतलब यहाँ पे महीना हो गया, 6 महीने की समाप्ति पर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसको भी डिस्क्वालीफाइड घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये याद रखिएगा कि निर्दलीय रूप से निर्वाचित जो सदस्य है वह समर्थन दे सकता है, वह विपक्ष को या पक्ष को समर्थन दे सकता है, लेकिन वह शामिल नहीं हो सकता है, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है यहां पर समझना। नेक्स्ट है, दल परिवर्तन के आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन निम्नलिखित परिस्थितियों में लागू नहीं होती है। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं यह भी याद रखना बहुत जरूरी है, बराबर करेंट अफेयर्स में आता है, ठीक है। यदि उसके मूल राजनीतिक दल का किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय हो जाता है और उसका वह सदस्य बन जाता है, या विलय स्वीकार नहीं किया है और एक पृथक समूह के रूप में कार्य करने का भी निश्चय किया है, ठीक है, तो इस कंडीशन में डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा। मतलब कि आप मान लिया कि कोई सदस्य है जो कि कांग्रेस से है, कांग्रेस तो खैर बड़ी पार्टी हो गई, मान लिया जेडीएस से है, जेडीएस आपका कर्नाटका में है, जेडीएस से है, और जेडीएस का विलय हो जाता है आपका कांग्रेस में, जेडीएस का पूरा विलय हो जाता है कांग्रेस में, तब जो है कोई भी जो जेडीएस का सदस्य था वो ऑटोमेटिकली कांग्रेस का सदस्य बन जाएगा। तो उस टाइम पे यह जो है आपका दल बदल का कानून लागू नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा विलय स्वीकार नहीं किया गया है, मतलब विलय नहीं होगा, पृथक समूह के रूप में ही कार्य करेगा, ठीक है, लेकिन समर्थन पूरा होगा, तब उस कंडीशन में भी जो है आपका दल बदल नहीं माना जाएगा, ठीक है। इस प्रयोजन के लिए विलय तभी समझा जाएगा जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो जाएंगे। और ये विलय कब माना जाएगा? जब जेडीएस का 2/3 सदस्य, मान लिया जेडीएस में आपका 60 सदस्य है, ठीक है, तो 2/3 सदस्य मतलब 40 सदस्य, ठीक है, यदि मान लेते हैं, यह बात मान लेते हैं कि हाँ भैया हमारा विलय हो जाना चाहिए, तब जाकर के वह दल बदल का कानून उस पर लागू नहीं होगा और वह विलय माना जाएगा, ठीक है। दल परिवर्तन के प्रश्न पर यथास्थिति राज्य विधानमंडल के सभापति या अध्यक्ष निर्णय करेगा और उसका भी निश्चय अंतिम होगा, ठीक है, यह याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं शपथ या फिर प्रतिज्ञान। ओथ के बारे में तो विधानमंडल के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य सदन में सीट ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त, मतलब इस कार्य के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। बिना शपथ लिए कोई भी सदस्य सदन में न मत दे सकता है, न ही कार्यवाही में भाग ही ले सकता है। यदि एक व्यक्ति सदन में सदस्य की तरह बैठता है और मतदान करता है तो उस पर प्रतिदिन 500 रुपया के हिसाब से जुर्माना लगेगा। कब लगेगा? तो शपथ या प्रतिज्ञा लेने से पहले यदि वह सदन में बैठ जाता है और मतदान कर देता है। जब वह यह जानता हो कि वह अयोग्य है, मतलब क्वालिफाइड नहीं है, या इसकी सदस्यता के लिए डिस्क्वालिफाइड है, तब और फिर भी जो है वो बैठ जाता है और मतदान करता है तो 500 रुपया जुर्माना लगेगा। यदि वह संसद या विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के तहत सदन में बैठने या मत देने से प्रतिबंधित किया गया है उसको, फिर भी यदि वो जानबूझ करके बैठ जाता है तब भी जो है उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।
नेक्स्ट है सदस्यों के वेतन तथा भत्ते। तो सदस्यों के वेतन तथा भत्ते जो हैं वह विधानमंडल के द्वारा विधि अनुसार तय किए जाते हैं। वर्तमान समय में सभी राज्यों में विधानमंडल के सदस्यों के लिए पेंशन की भी व्यवस्था है और पेंशन की शुरुआत जो है कब हुई थी, 1977 में हुई थी। ठीक है, यह भी याद रखिएगा, पेंशन देने की शुरुआत 1977 से हुई थी। नेक्स्ट है आपका अधिवेशन। विधानमंडल का जो अधिवेशन होता है, तो मीटिंग जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, तो प्रत्येक वर्ष राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के कम से कम 2 अधिवेशन होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार एक अधिवेशन की अंतिम बैठक और दूसरे अधिवेशन की पहली बैठक के मध्य अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब कि 6 महीना के अंदर जो है अगला बैठक संपन्न हो जाना चाहिए। ठीक है, सामान्य परिस्थितियों में सदनों की बैठकें बुलाने और उन्हें स्थगित करने का कार्य कौन करता है, राज्यपाल करते हैं। यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अध्यक्ष, सभापति और राज्यपाल में। ठीक है, तो यहाँ पर राज्यपाल होगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देश के संसदीय इतिहास में पहली बार 4 फरवरी 1982 को ऐसा अवसर आया था जब केरल विधानसभा के अध्यक्ष ने अपना निर्णायक मत देकर वहां की सरकार को अपदस्थ होने से बचाया था। तो हम लोग, यह नोट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं वह निर्णायक मत देते हैं यदि पक्ष और विपक्ष दोनों का मत बराबर हो जाता है। तो इतिहास में पहली बार 4 फरवरी 1982 को ऐसा हुआ था और कहाँ हुआ था, केरल विधानसभा में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर अध्यक्ष ने निर्णायक मत देकर वहां की सरकार को अपदस्थ होने से बचाया था। अब आगे देख लेते हैं सदस्यों के स्थानों का रिक्त होना। सदस्यों का स्थान कैसे रिक्त हो जाएगा, मतलब वैकेशन ऑफ सीट्स। तो अनुच्छेद 190 के अनुसार विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य निम्नलिखित मामलों में अपने पद छोड़ देते हैं। पहला हो गया दोहरी सदस्यता। एक व्यक्ति एक समय में विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों के लिए निर्वाचित हो जाता है तो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के उपबंधों के तहत एक सदन से उसकी सीट रिक्त हो जाती है। मान लिया कि कोई विधायक है, वो पहले से ही विधानसभा का सदस्य है और बाद में उसको विधान परिषद का भी सदस्य चुन लिया जाता है। ठीक है, तो उसको जो है किसी एक सदन का सदस्यता त्यागना होता है। दोनों सदनों का सदस्य एक साथ वो नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। या फिर यदि विधानसभा का सदस्य है और वहां पर भी चुना गया है, मतलब कि राज्यसभा के लिए या फिर आपका लोकसभा के लिए चुना गया है, तब भी जो है उसको एक पद कहीं का छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, निरर्हता के लिए डिस्क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य यदि डिस्क्वालिफाइड हो जाता है तब उसका पद अपने आप रिक्त हो जाता है। त्याग पत्र, तो कोई सदस्य अपना लिखित त्याग पत्र विधान परिषद के मामले में सभापति और विधानसभा के मामले में अध्यक्ष को दे सकता है और त्याग पत्र स्वीकार हो जाने पर उसका पद रिक्त हो जाता है। तो किसको त्याग पत्र देते हैं, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं अनुपस्थिति। यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के, मतलब कि बिना आपका एप्लीकेशन दिए बिना अनुमति के 60 दिन तक बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके पद को रिक्त घोषित कर सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद जरूर रखिएगा। अन्य मामले देख लेते हैं। तो यदि न्यायालय उसके निर्वाचन को अमान्य ठहरा दे, यदि उसे सदन से निष्कासित कर दिया जाए, यदि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाए और यदि वह किसी राज्य का राज्यपाल निर्वाचित हो जाए, तब जो है वह उसका पद रिक्त हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं सदस्यों के कुछ विशेषाधिकार हैं, वह भी देख लेते हैं। ठीक है, कुछ सामूहिक विशेषाधिकार होते हैं, कुछ व्यक्तिगत विशेषाधिकार होते हैं। तो सदस्यों को विधानमंडल में अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ठीक है, और ये विशेषाधिकार जो है इनके बारे में अलग अलग हम लोग आपका पढ़ चुके हैं संसद में, और सेम विशेषाधिकार यहाँ पर भी होता है। तो आप संसद वाला जो वीडियो है वो जरूर से जरूर देख लीजिए, वहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने पूरा इसीलिए नहीं लिखा है। अनुच्छेद 194 के अनुसार सदस्यों पर विधानमंडल अथवा उसकी समिति में कही गई किसी बात के लिए या दिए गए किसी मत पर न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। विधानमंडल के क्षेत्र में किसी भी सदस्य को अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के बिना बंदी नहीं बनाया जा सकता है। यदि क्षेत्र के बाहर भी किसी विधायक को बंदी बनाया जाता है तो इसकी सूचना अध्यक्ष या सभापति को तुरंत देना आवश्यक होता है। राज्य विधानमंडल का कोई अधिकारी या सदस्य जो सदन में कार्यों का संचालन करता है या व्यवस्था बनाए रखता है तो वह इसके संबंध में न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा। यह अनुच्छेद 212 में कहा गया है। ठीक है,
मतलब कि सदन में कोई कार्य हो रहा है उस दौरान यदि वह संचालन करता है या व्यवस्था बनाए रखता है और उसमें यदि कोई भूल चूक होती है, कुछ गलती होती है, तब जो है न्यायालय में इसकी अधिकारिता नहीं आती है, तब उसका निर्णय वह अध्यक्ष या फिर सभापति ही करेंगे। यहाँ पर थोड़ा फोटो लेने में दिक्कत हो गया है, लेकिन खैर बोल रहा हूं तो समझ जाइएगा। विधानमंडल में भाषा यानी कि लैंग्वेज इन द स्टेट लेजिस्लेचर, संविधान या विधानमंडल में कामकाज संपन्न कराने के लिए कार्यालयीय भाषा या उस राज्य के लिए हिंदी या अंग्रेजी की घोषणा करता है। हालांकि पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। मतलब वैसे तो हिंदी और अंग्रेजी ही जो है मूल भाषा है वहां पर बोलने के लिए या फिर कार्यवाही के लिए, लेकिन कोई सदस्य यदि अपनी मातृभाषा में बोलना चाहता है तो बोल सकता है। ठीक है, कुछ सदस्य जो है संस्कृत में भी बोलते हैं, कुछ सदस्य जो है मलयालम, तमिल, तेलुगु इत्यादि में भी बोलते हैं। राज्य विधानमंडल यह निर्णय लेने को स्वतंत्र है कि सदन में अंग्रेजी भाषा को जारी रखा जाए या नहीं रखा जाए। ऐसा वह संविधान के प्रारंभ होने के 15 बार मतलब कि 1965 तक के लिए कर सकता है। ठीक है, यह आपका संविधान जब लागू हुआ था उस समय दिया गया था प्रावधान। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के मामले में यह जो समय है, यह 15 वर्ष का जो समय था वह 25 वर्ष है, और अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम के मामले में यह जो है 40 वर्ष है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं मंत्रियों एवं महाधिवक्ता के अधिकार। सदन का सदस्य होने के नाते प्रत्येक मंत्री या महाधिवक्ता को यह अधिकार है कि वह सदन की कार्यवाही में भाग ले, बोले एवं सदन के संबद्ध समिति जिसके लिए वह नामित है में वोट देने का अधिकार भी है, और वोट देने के अधिकार के बिना भी भाग ले। मतलब किसी संसद मतलब कि आपका विधानमंडल से संबंधित कोई समिति है जिसके लिए वह नामित किया गया है, नॉमिनेटेड किया गया है, तब वोट देने का अधिकार तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसमें भाग ले सकता है। ठीक है, संविधान के इस उपबंध के 2 कारण है। एक तो यह है कि एक मंत्री उस सदन की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है जिसका वह सदस्य नहीं है, और यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यदि मंत्री है मतलब केवल सदस्य नहीं है विधानसभा या विधान परिषद का, बल्कि एक मंत्री भी है, तो वह सदन की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है जिसका वह सदस्य नहीं है। एक मंत्री जो सदन का सदस्य नहीं है दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। मतलब सदन का सदस्य नहीं भी है तब भी, जैसे जानते हैं आपकी सदन का सदस्य होना तो जरूरी होता है, लेकिन 6 माह तक जो है छूट होती है, उसको 6 माह के अंदर सदस्य होना जरूरी होता है। तो 6 माह तक भी जो है यदि वह मंत्री बनाया गया है तो दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है, और मान लिया विधानसभा का सदस्य है लेकिन फिर भी वह विधान परिषद में भी भाग ले सकता है, और विधान परिषद का सदस्य है तब भी वह विधानसभा में भी भाग ले सकता है, लेकिन यह केवल मंत्रियों के लिए है, सभी सदस्यों के लिए नहीं है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, नोट है कुछ तो विधानमंडल के सदस्यों को सदन चलने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, और यह छूट जो है सिर्फ सिविल मामलों में है, आपराधिक या प्रतिबंधित निषेध के मामलों में नहीं है। यह भी जो है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन हो गया, प्रतिबंधित निषेध। ठीक है, तो यह याद रखिएगा, 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इस मामले में, सिविल मामले में। राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं होते हैं, जबकि वह राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्य विधानमंडल का अंग हम लोग देखे थे कि कौन कौन होते हैं, आपके विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, राज्यपाल हो गया, लेकिन जो विधानमंडल का विशेषाधिकार होता है, विधानमंडल के अन्य सदस्यों को प्राप्त होता है, वह राज्यपाल को प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे विधानमंडल की शक्तियां एवं कार्यों के बारे में, जिसमें आपका विधायी शक्तियां आती हैं, लेजिस्लेटिव पावर आता है, उसके बाद आपका प्रशासनिक शक्तियां हैं यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर है। ठीक है, उसके बाद वित्तीय शक्तियां है, फिनेंशियल पावर्स है, निर्वाचन की शक्ति है, संविधान संशोधन की शक्ति है, और कुछ अन्य शक्तियां एवं कार्य हैं। ठीक है, और उसके अलावा विधानमंडल में जो विधायी प्रक्रिया है उनके बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और अगले वीडियो में हमारा पॉलिटी का 90% सेक्शन जो है वो समाप्त होने की संभावना है। वैसे ये भी जो है थोड़ा सा बड़ा चैप्टर लग रहा है, तो लास्ट में हो सकता है कि 2 सेक्शन कर दूं, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो बनाता हूं तो आप लोग देखना पसंद करते हैं, इसलिए मैं छोटा छोटा ही वीडियो बनाने जा रहा हूं अब। ठीक है, तो चलिए
इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। और यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे, ठीक है। और यदि इसका नोट्स चाहिए तो 9525360283 पर मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बिल्कुल मामूली शुल्क पर आपको सारा नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट है। हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं 67th की, और बाकी पीसीएस की भी तैयारी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो नोट्स वगैरह देख ही रहे हैं, वीडियो देख ही रहे हैं कि किस प्रकार के नोट्स बनाए गए हैं, आपको काम आते हैं, बिल्कुल काम आते हैं और इनसे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, यह मैं दावा करता हूं। तो जरूर से जरूर आप जुड़िए हमसे और फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।